हमारे पास भी संघ जैसी कोई ताकत होती तो हम भी चुनाव जीत जाते, लेकिन उस संघ को टारगेट किया जाता है नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा। आपने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया। आपको पता है कि इस देश की जनता बहुसंख्यक आबादी आपको पहचान चुकी है। हिंदी नहीं आती है भाई, बांग्ला भाषी हैं, बांग्ला में बोलिए। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर किसी दूसरे राजनीतिक मंच से राहुल गांधी के लिए हो जाता तो इस देश में क्या तूफान खड़ा कर देता विपक्ष। एटीएस ने भंडाफोड़ किया है, बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध तरीके से जो ये आधार कार्ड बनवाते थे। आप 30-30, 40-40 सांसद लेकर के बैठे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि नहीं चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। तो ये दो तरफा बात तो जनता भी समझ रही है ना राहुल जी। आखिर ये लोग सीमांचल का इलाका छोड़ के बिहार के बाकी जगहों पे क्यों नहीं घूम रहे भाई? ये लोग 2014 से नहीं 2002 के बाद से मोदी को हराने में लगे हुए हैं और सिंगल एजेंडा है इनका। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी नेता विपक्ष वो बिहार में हैं और उनके साथ में विपक्ष के कई बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो भी उनके साथ में मंच साझा कर रहे हैं। और उससे पहले देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टैलिन, वो भी बिहार आ चुके हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये एक बेहतरीन मौका है जो विपक्षी गठबंधन है उसकी एकता का और लोगों को ये दिखाने का कि देखिए आप तो ये कहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन जो है उनमें मतभेद हैं, हम सब एक हैं और अब की बार तो हम चूक गए, लेकिन 2029 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब उनके हिसाब से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे बढ़िया तरीके से जैसे 2024 में लड़ा था। लेकिन सवाल है कि जब चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे राहुल गांधी? और जिस भाषा का इस्तेमाल उनके मंचों से किया जाता है और जिस भाषा का इस्तेमाल उनके घटक दलों के नेताओं के द्वारा किया जाता है, पहले देश के प्रधानमंत्री के लिए फिर देश के गृह मंत्री के लिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दर्शकों जो हम अपने मुंह से कह भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे शब्द कहे जाते हैं। हालांकि उसको लेकर भी बीजेपी पार्टी और एनडीए के घटक दल जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। शिकायत हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल है कि ऐसे शब्द, एक तरफ आप ये कहते हैं कि देखिए वोटों की चोरी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, संघ को भी जोड़ दिया उसमें, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के सब ये काम कर रहे हैं। दर्शकों आपको याद होगा महाराष्ट्र चुनाव के बाद में शरद पवार एनसीपी के बड़े नेता रहे, हालांकि अभी उनकी विरासत पर उनके भतीजे ने, अब आप कह लीजिए जो कहते हैं कि भाई चोरी कर ली, डकैती डाल दी, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद में ये कहा था, विधानसभा चुनाव के बाद में, कि अगर हमारे पास भी संघ जैसी कोई ताकत होती तो हम भी चुनाव जीत जाते, लेकिन उस संघ को टारगेट किया जाता है नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा, विपक्ष के कई नेताओं के द्वारा। और यह भी कहा जाता है जब हमारी सरकार बनेगी हम बैन कर देंगे। पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं। सवाल यही है, आप एक तरफ सरकार बनाने का दावा करते हैं और एक तरफ आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग पर लगातार आप सवाल उठा ही रहे हैं, एक शक जो देश की जनता के भीतर आप उसको पैदा कर ही रहे हैं। 6 साल के बच्चे आपके कान में आकर के ये कह ही रहे हैं वोट चोरी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, वोट चोर गति चोर। हमारे देश की राजनीति, ये लोकतंत्र, ये संविधान जिसको उठाए फिरते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस संविधान को बचाने की है, क्या ये बच पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ। प्रकाश भाई, हमारे देश में इस लोकतंत्र में ये कब तक चलता रहेगा? जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो एक
दूसरे के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इतनी हीन भावना को दिखाएंगे, कैसे चलेगा ये देश? राहुल जी, जैसे हम लोग लगातार ग्राउंड पर घूम रहे हैं, डीएनपी इंडिया लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी जारी कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से आखिर आदमी से बात करें। वो जो शहर का वोटर है, जिसको थोड़ा बहुत समझ है, जो जानता समझता है, ऐसा हम लोग ज्यादा समझते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो गांव का गरीब जो अच्छे ढंग के कपड़े नहीं पहन पा रहा है, जिसको शायद खाने की भी दिक्कत होगी, वो इस देश के लोकतंत्र और इस देश की व्यवस्था को लेकर क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में भी कोई कंफ्यूजन है, क्या वो भी व्यवस्था को लेकर परेशान है? राहुल जी, आपने हमारी एक रिपोर्ट जो मुझे लगता है कि आज ही हम लोगों ने पब्लिश की है, अगर वो देखेंगे तो हमने सबसे पूछा है, हमने कहा है कि ये बताइए, कोई नेता अगर किसी दूसरे नेता को तू तड़ाक कर रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, तो इसमें बड़ा नेता कौन है? जो तू तड़ाक कर रहा है वो, या सामने वाला नेता? इस देश की लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले, इस देश को डेड इकोनॉमी कहने वाले, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले लोगों को ये समझना चाहिए, जो लोग ये सपना संजोए बैठे हैं राहुल भाई, जिनको लगता है कि बांग्लादेश कर देंगे, सांसद है टीएमसी की, जिन पर आरोप था कि पैसे लेकर देश की संसद में सवाल पूछे, उस महिला सांसद की इच्छा है कि देश के गृह मंत्री का गला कट जाए और टेबल पर रख दिया जाए। तो ये सब कुछ आप देखो ना कि विपक्ष के ये तमाम नेता, वो चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, ये जो सेंस आता है, जिस सेंस में आपको लगता है कि यार ये तो भाषा गलत है, किसी राजनेता को ऐसे बात करने की क्या जरूरत है? आखिर हिंदी में शब्दों की कमी तो है नहीं। आप किसी को की आलोचना करने के लिए या किसी पर दबाव बनाने के लिए, नहीं, कोई बात नहीं है, हिंदी नहीं आती है भाई, बांग्ला भाषी हैं, बांग्ला में बोलिए, अंग्रेजी बढ़िया बोलती हैं एकदम, अंग्रेजी में बोलिए, इतना तो समझ ही लेते हैं हर कोई कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं। थोड़ी है राहुल भाई, लेकिन जो नेताओं की भाषा है, जो नेता बोल रहे हैं, उस पर इस देश का आम आदमी क्या सोच रहा है, ये बेहद गंभीर बात है। राहुल गांधी को अगर ये लग रहा है कि वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं, और फिर उनके मन से दरभंगा में जो कुछ प्रधानमंत्री की मां के लिए कहा गया, उस पर जब इस देश की आम जनता का मन सुनेंगे, राय सुनेंगे, तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा कि ये जो लोग चाहत रखते हैं, जिनकी इच्छा है कि इस देश में बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, वो कभी सफल नहीं हो सकते। सफल इसीलिए नहीं हो सकते हैं कि इस देश का जो कोर है, जिसको लोकतंत्र का आधार कह लीजिए, वो अंतिम आदमी, वो 60%, 70% आबादी जो आज भी गांवों में रहती है, उस गांव में रहने वाली आबादी का भरोसा इस देश के लोकतंत्र पर है, इस देश के संविधान पर है और इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर है। बावजूद इसके राहुल जी कि वो रोजमर्रा की चीजों से, तमाम तरह की चीजों से परेशान है, फिर भी उसको ये पता है कि लक्ष्मण रेखा क्या होती है, कौन सी चीज देश को रसातल में लेकर के चली जाएगी। हम लोग साधारण लोगों से पूछ रहे थे, हमने पूछा ये बताइए कि क्या गाली देना चाहिए किसी राजनीतिक मंच से दूसरे राजनेता को, देश के प्रधानमंत्री को, और खास तौर पर जब आप ग्राउंड में घूमेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी नजर में देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना सम्मान है राहुल जी, इतना सम्मान है कि वो व्यक्ति, कई लोगों ने हमसे कहा कि अरे आप प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री, ऐसा कहा लोगों ने कि महान प्रधानमंत्री जी की मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगली ही लाइन में वही लोग ये भी कह रहे हैं कि आप राजनीतिक तौर पर विरोधी हैं, तो विरोध करिए, नीतियों का विरोध करिए, खूब भाषण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एसआईआर के मुद्दे पर घूम ही रहे हैं, घूमिए, किसने किसको रोका है? लोकतंत्र में तो सबको आजादी है अपने विचारों को रखने की, अपनी बात को कहने की, लेकिन क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान उस पूरे खेल में आप उस मर्यादा को तार तार कर देंगे, लक्ष्मण रेखा को लांघ जाएंगे, जिसमें किसी के पूर्वजों को आप गाली देंगे? नहीं, उसमें भी डिफेंड करने के लिए आप आ जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि एक सबसे पुरानी देश की पार्टी, देखिए इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, वहां से, उसके मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद में मतलब एक बार भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई माफीनामा नहीं,
कुछ नहीं कहा गया, ऊपर से डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का है कार्यकर्ता, वो बीजेपी का आदमी है। एक सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है। एक बड़ा वर्ग है जो लगातार ये लिखने में लगा हुआ है, ये देखिए ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये बीजेपी के फला नेता के साथ में इसका फोटो, बीजेपी के उस नेता के साथ में इसका फोटो। तो ये कहां लेकर के जा रहे हैं इस देश की राजनीति को? सवाल तो यही है प्रकाश भाई। और घुसपैठियों के लिए अगर बात हो रही है, भाई देश के प्रधानमंत्री वो लाल किले की प्राचीर से ये कह रहे हैं घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे, इस देश से बाहर निकालेंगे। दिक्कत क्या है? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं बाहर निकालेंगे, तो दिक्कत क्या है? और दिक्कत उन्हीं को है जिनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी की जाती है, उनको भी डिफेंड करने के लिए वो सामने आ जा रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या ये घुसपैठिए जो यहां डकैती डाल रहे हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था प्रकाश भाई, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो गई है, एटीएस ने भंडाफोड़ किया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध तरीके से जो ये आधार कार्ड बनवाते थे, पैन कार्ड बनवाते थे, जांच चल रही है। और बंगाल के मुर्शिदाबाद से, बिहार के कटिहार से, ऐसी ऐसी जगहों से। अब आप देखिए वहां की डेमोग्राफी क्या है, मुर्शिदाबाद में क्या है, कटिहार में क्या है। कौन है ये लोग जो यहां भारत में आकर के डकैती डालते हैं? यही तो दिक्कत है कि नेता लोग अब ये कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री का गला काट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जायज बात कह रहे हैं। आपने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया। आपको पता है कि इस देश की जनता, बहुसंख्यक आबादी आपको पहचान चुकी है, आपकी चीजों में उनको सच्चाई नजर आने लगी है। और शायद आपको अब संदेह है कि वो जिन लोगों को, घुसपैठियों को आपने शेल्टर दिया है, उसके बजाय आपके पास कोई चारा नहीं है। ये एक बड़ा वोट बैंक है जो आप बचाना चाहते हैं, करोड़ों की संख्या है। आप देखो कि इस देश में नेता कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है, नेता कह रहा है कि बाप रे बाप लोकतंत्र में दिक्कत है, संविधान खतरे में है। इस देश का आम आदमी क्या कह रहा है? हमने जब पूछा कि भाई देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई, सामान्य आदमी राहुल जी, अब राजनेताओं को तो ज्यादा समझ होगी ऐसा हम मान के चल रहे हैं, सामान्य लोग ये कहते हैं कि अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री तो किसी पार्टी का होता नहीं है, प्रधानमंत्री तो देश का होता है। आप जब देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मतलब देश को गाली दे रहे हैं, आप पूरे राष्ट्र को गाली दे रहे हैं। आखिर वो तो कुर्सी पूरे राष्ट्र की है, पूरे राष्ट्र की भावना उस कुर्सी के साथ जुड़ी हुई है। आप कैसे देश के? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बातें हम आप कई बार टेलीविजन डिबेट में आपस में करते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तो देश की कुर्सी है, वो आखिरी आदमी जिसके पास बहुत सारा अभाव है वो भी इस बात को समझ। और यही कारण है राहुल जी, मैं आपसे पहले बहुत प्रयास पिछले कई सालों से, वो चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, वो चाहे राफेल का मामला हो, वो चाहे आपका किसान आंदोलन हो, वो चाहे चुनाव से ठीक पहले जो किसान दिल्ली आने का प्रयास कर रहे थे वो हो, या फिर अब जो वो पूरा नैरेटिव जिसमें संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, मोदी हिटलर है, और अब ये सब जो वोट अधिकार यात्रा जिसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब इलेक्शन कमीशन ही पूरा करप्ट है। ये सारा प्रयास और फिर भाषा, वो भाषा देखो ना, जब नेता तू तड़ाक कर रहा है तो फिर कार्यकर्ता गाली नहीं देगा तो क्या देगा? आप सिखा क्या रहे हैं अपने कार्यकर्ता को जी? और ऊपर से फिर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की एक और लीडर कह रही है कि गला काट दो। हाँ, तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता है। अब आप फर्ज करिए राहुल जी, जिस भाषा का इस्तेमाल उस राजनीतिक मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए हुआ, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर किसी दूसरे राजनीतिक मंच से राहुल गांधी के लिए हो जाता तो इस देश में क्या तूफान खड़ा कर देता विपक्ष। हाँ, अभी तक तो देखिए क्या क्या नहीं हो जाता। यही यहाँ एक और सवाल जोड़ते हैं प्रकाश भाई। देखिए अभी जब आपने जिक्र किया किसान आंदोलन का, तो जो चला दिल्ली में, और देखिए बहुत सारी बातें की जाती हैं उसके लिए कि भाई कैसे चला, वो कौन कौन से कारण थे। और बिल्कुल ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये फिर से कोशिश की गई ऐसा ही करने की। सीएए एनआरसी के बाद में जो कुछ तांडव हुआ पूरे देश में, सभी ने देखा, हमने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को देखिए एक दो बार आप विफल हो सकते हैं कि कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है, कोई साजिश की जा रही है, और ये साजिश के तहत ही सब कुछ काम होते हैं। संभल में हिंसा हुई, एक 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है योगी आदित्यनाथ को, अभी लगेगा पता। योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये पिछले 15 दंगे जो हुए हैं कैसे हुए हैं, सारे खुलासे हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है, जब इतने बड़े स्तर पर इस सरकार को पता चल जाता है कि देखिए क्या होने वाला है,
सरकार एक बार विफल हो गई, जो कोशिश लोगों ने की उसमें उन्होंने सफलता पा ली, लेकिन अगली बार नहीं होने दिया। अब जब सरकार सक्रिय है, उन्हें पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो क्या विपक्ष को यह पता चल चुका है कि अभी आप अगर उस तरीके से लोगों को कुछ बताएंगे लोग मानेंगे नहीं? तो एक ये नया तरीका ले लिया है क्या कि देखिए अब इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता भाई, देश की गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो देश को चला रहा है, अगर वो वोट चोरी करके वहां बैठा हुआ है तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि ईमानदारी तो कुछ बची नहीं। संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है कोई उसको मानने को तैयार है नहीं, सब कुछ अपनी मनमर्जी से हो रहा है। इसका मतलब तो यही है। हम क्या सिखा रहे हैं दूसरे देश जो यहां के चुनाव आयोग को, भारत के लोकतंत्र को सराहते हैं, उनके लिए हम क्या संदेश दे रहे हैं प्रकाश भाई? राहुल जी, वो जो टूल किट गैंग होता है जो हर बार अखबारों के साथ, रिसर्च पेपर्स के साथ आता है, जैसे यहाँ पर ये वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई, अल जजीरा से लेकर बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स, सबने लिखना शुरू कर दिया वही सब कुछ। बड़े बड़े ट्विटर हैंडल जो इन्फ्लुएंसर हैं एक्स पर, वो भारत के डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, भारत में चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। उनको चाहे पता ना हो, लेकिन लिख करके दिया गया है मैसेज कि ये पोस्ट करना है आपको, उनको उस पोस्ट का पैसा मिल रहा होगा। और जिन जिन संस्थाओं का आप नाम ले रहे हैं, बाकायदा चुनाव आयोग ने उनको मिसलीडिंग बताया हुआ है, उनकी हेडिंग्स को, उनके टाइटल्स को मिसलीडिंग बताया हुआ है कि देखिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन ये इसी देश में हो रहा है। सवाल तो ये भी है ना, भारत के लिए अच्छी बात यह है, भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत की अधिकतर जनता एक्स पर नहीं है। भारत की आत्मा आज भी उसके गांवों में है। और बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, जो पुरानी आंखें होती है ना, वो जो कहते हैं ना, जो चोर उचक्के बेईमान होते हैं, उनको पहचानने में पुरानी आंखों को दिक्कत नहीं होती है। पुरानी आंखें बाय एंड लार्ज समझ जाती हैं कि कहीं का माहौल देख के उनको समझ आ जाता है यहां चल क्या रहा है। ट्विटर एक आभासी दुनिया है। पॉलिटिकल पार्टियों को यह लगता है कि यहीं से चुनाव जीते और हारे जाते हैं, चुनाव हारे और जीते जाते हैं ग्राउंड पर। राहुल जी, वो आखिरी आदमी जो ऐसे बैठा है, गंजी पहने बैठा है और कहीं किसी जगह बैठा है, चाय पी रहा है अपनी शाम की, जब उसको मैं बता रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को किसी ने गाली दे दी है, इस पर आपका क्या मानना है, वो आदमी पहले ऐसे कर रहा, अरे अरे बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ये बिल्कुल नाजायज चीज। हमारे यहाँ जो मैथिली भाषा बिहार में जिस इलाके में बोली जाती है, अपनी भाषा में वो कहता है कि ये तो बहुत गलत है, ये तो बिल्कुल नाजायज है, देश के प्रधानमंत्री को कोई ऐसे क्यों कैसे कह सकता है। वो आदमी जो शायद दिखने से बेहद गरीब भी लग रहा है, बेहद बीमार भी लग रहा है, वो आखिरी आदमी को इस बात को का इतना चोट है, इतना दर्द है, यार देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली क्यों दे रहा है यार, वो तो इतना महान। मैं कह रहा हूं कि ये जो इमोशन है, ये इमोशन, ये भाव जो जनता के मन में किसी नेता के प्रति होती है, आपको ये बताने के लिए काफी होती है कि किसी नेता का जमीन पर कितना प्रभाव है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लोग कान में आते हैं, बच्चे बोल के चले जाते हैं, कान में आते हैं, बच्चे बोल के चले जाते हैं। पहली रिपोर्ट हमारी जा चुकी है, दूसरी रिपोर्ट आज जाएगी राहुल जी। तो सवाल यह है कि आप कुछ भी बोल के, आपको ये लग रहा है कि आप जनता को बरगला लेंगे, बाई एंड लार्ज आपके साथ आपके समर्थक हो सकते हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन इससे आप जमीन पर कोई हवा बदल देंगे, जमीनी हकीकत बदल जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिहार चुनाव को लेकर मुझे लगता है विपक्षी पार्टियां भी बेहद आश्वस्त हैं, और जो व्यवहार है वो जनता के बीच मैसेजिंग गलत ही जा रहा है कि आखिर जब जीत रहे हो, जब बहुत मजबूत हो, जनता आपके साथ है, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। आखिर वो जनता ये क्यों नहीं सोचेगी कि जिस इलेक्शन कमीशन और ईवीएम से जुड़ करके ये लोग संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, उसी इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी गद्दी पे बैठे हैं। तो भाई दो ही चीज हो सकती है, या तो इलेक्शन कमीशन खराब है, खराब है तो पूरा परिवार जो संसद में बैठा है, ये जो 30 से ज्यादा संसद लेकर के बैठे हैं अखिलेश यादव, पूरा परिवार बैठा हुआ है, नजर में, आप लोगों की नजर में इलेक्शन कमीशन खराब है, तो भाई इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, चुनावों का बहिष्कार कीजिए, यही रास्ता है ना भाई।
आप 30-30, 40-40 सांसद लेकर के बैठे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। तो ये दो तरफा बात तो जनता भी समझ रही है ना राहुल जी। जनता के मन में भी अरे आप अभी गाली दे रहे हो, फिर अभी चुनाव होगा तो अभी बिहार का इलेक्शन भी लड़ोगे, फिर हारने के बाद फिर यही सब शुरू हो जाएगा जो अभी कर रहे हो। तो जनता बहुत मैच्योर है, ये पुराना जमाना नहीं है जहां अखबार की हेडलाइन देख करके वोटर अपना मूड बनाता था। हर वोटर के पास अपनी जानकारी है, अपनी समझ है, वो अपनी समझ के आधार पर जानकारियों को वेरीफाई करता है, सच या झूठ का आकलन करता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जाके उनसे कुछ कह देगा तो वो उसी को सत्य मान लेंगे। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर जानकारियों को वेरीफाई करता है और फिर कोई अपनी राय बनाता है। तो मतलब क्या ये मान लिया जाए कि पहले से ही ये तय है और ये पता चल चुका है कि भाई साहब कुछ होने वाला है नहीं, और उसके बाद जो माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ कई बातें जुड़ जाती हैं प्रकाश भाई। जिन जिन लोगों को सामने लेकर के आए राहुल गांधी, इनका वोट कट गया। कई महिलाओं को लेकर के आए, पुरुष को लेकर के आए, बाकायदा माइक लगाया मंच पर अपने कि देखिए इनका वोट कट गया है। उन्होंने बाद में जाकर के कहा कि हमसे तो कहलवाया गया। तो ये उनको क्या नहीं पता कि भाई साहब अगर आप ये काम करवा रहे हैं तो सामने वाली पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या मूर्ख हैं? वो पड़ताल नहीं करेंगे? या फिर जो दूसरी पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं, उनके समर्थक हैं, क्या वो डेटा नहीं खंगालेंगे? ये जांच पड़ताल नहीं करेंगे? क्या वाकई ऐसा है? सब कुछ पता होने के बावजूद ऐसा कहा जाता है। उसके बाद भी एक बड़ा गैंग सोशल मीडिया पर आंधी बता रहा है, राहुल गांधी की आंधी, वोटर अधिकार यात्रा। क्या मतलब समझ से परे है, सुनामी है, तूफान है, वो तो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें सबको पता लग ही जाएगा। पता लग ही जाता है भाई किसका क्या प्रभाव है जमीन पर। इसमें बहुत कुछ बोलने बताने की क्या जरूरत है, किसी की आंधी है तो दिखती है भाई। माहौल जमीन पर समझ आ जाता है किसका क्या माहौल है। दूसरा ये कि आप जिन लोगों का टी शर्ट पर नाम और पता और फोटो लगा के चिपका के घूम रहे थे, वो लोग आकर के आपको मना कर रहे हैं कि ये तो हम मानहानि का दावा कर रहे हैं, हमारी फोटो कैसे लगा ली हमसे बिना पूछे। पूरी की पूरी पार्टी रैली कर रही है दिल्ली में, उस औरत को बाद में पता लगा रहे हैं हमारा फोटो चिपका घूम रहे हैं सब। तो सवाल है कि आप जो नैरेटिव भी प्ले करना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ राहुल जी 65 लाख लोग हैं यार, और बहुत बड़ी बात है भाई। अगर कोई भी देखिए साधारण सा व्यक्ति है जिसके पास में अखबार नहीं पहुंचता है, जो टीवी नहीं देख सकता है, या फिर आज भी ऐसे जमाने में जिसके पास में भाई स्मार्टफोन नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो मतलब एक बात तो वो भी सोचेगा कि 65 लाख लोग हैं, 65 लाख लोग जिनके वोट कट गए, और सड़क पर कितने आदमी हैं। ये तो बिल्कुल साधारण सी चीज है। अरे भाई 65 लाख में 600 आदमी हैं आपके साथ उस रैली में, जो 600 कह दें कि हमारा वोट कट गया है। और उन्हीं में से कुछ देखिए बड़े संपादक, बुद्धिजीवी लोग वो ढूंढ रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर ये ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए मैं आ गया हूं, जो मर गए हैं उनको ढूंढने के लिए। राहुल जी अब आप संपादकों का नाम ले रहे हैं तो इन संपादकों की एक कहानी सुन लीजिए। ये जो संपादक बने फिर रहे हैं लोग, एक जमाने में जब अलग अलग चैनलों में होते थे राहुल जी, तो वहां पर काम करने वाले वो बच्चे जो कॉलेजों से निकल करके इस उम्मीद में आते थे, उनके पीछे चूंकि चेहरा बड़ा था तो इस उम्मीद में आते थे कि जाएंगे तो वहां कल को काम सीखने के बाद नौकरी मिलेगी। ये संपादक लोग, वो जो इंटर्न वहां सालों साल, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री छोड़ दी क्योंकि उनको ये लगा कि नौकरी कभी लगेगी ही नहीं। साल दर साल राहुल जी ये लोग उन इंटर्न से फ्री में काम कराते रहे, न्यूज चैनलों में, न्यूज रूम्स में। उन इंटर्न से, उन परेशान बच्चों से इन संपादकों के पास कभी मिलने का समय नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब के सब ये कर रहे थे, सालों साल अपनी सैलरी बढ़वाते थे और चैनलों के मालिकान से ये कह देते थे कि हमें नए लोगों को रखने की क्या जरूरत है जब काम इंटर्न से चल रहा है, और इंटर्न भी काम फ्री में कर रहा है। और ये वो संपादक हैं जो इंटर्न्स को देख के न्यूज चैनलों में अपना रास्ता बदल देते थे कि कहीं बोलेगा सर नौकरी दिला दो, सर पेड करा दो, 2 साल हो गए फ्री में काम करते करते। ये वो संपादक हैं जिनके न्यूज रूम में कुल 200, 400 या 1000 लोग जो काम करते थे, उसमें इनको कभी परेशान इंटर्न्स या बेरोजगार या कम वेतन पर काम कर रहे
लोग जिनको नहीं दिखे अपने न्यूज रूम में, और सालों साल ये लोग लाखों की सैलरी, करोड़ों की सैलरी लेते रहे सालाना, वो लोग आज मरे हुए लोगों को बिहार में ढूंढ रहे हैं। समझे ना? तो व्यवस्था जब आपके हाथ में थी, जहां चैनल के मालिकों ने कहा कि आप ही मालिक हैं, वहां तो 2 4 5 लोगों का उद्धार आपसे हुआ नहीं। लेकिन आप दावा ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो इस देश में करोड़ों वोटर्स को मैनेज करता है, वो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन मिला हुआ। तो ऐसे राजनीतिक फ्रॉडों से बहुत उम्मीद मत करिए। ये सब कभी पत्रकार थे ही नहीं। ये सब पहले दिन से एक विचारधारा और एक पॉलिटिकल पार्टी के कह लीजिए पेड वर्कर्स हैं, जो हमेशा उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये लोग सीमांचल का इलाका छोड़ के बिहार के बाकी जगहों पे क्यों नहीं घूम रहे भाई? मैं तो पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि एसआईआर का सबसे ज्यादा प्रभाव सीमांचल के इलाकों में है, क्योंकि वहां तो आधार का सैचुरेशन वहां की आबादी से ज्यादा है। तो जो लोग फर्जी हैं, जो मर गए, जो वहां से निकल गए, वो वोटर लिस्ट में रहने चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो इसीलिए संपादकों की बात पर मत जाया करिए। ये लोग पहले दिन से राजनीतिक फ्रॉड लोग हैं। इनका काम केवल और केवल राजनीतिक फ्रॉड। ये पहले अपने चैनल के मालिकों को खुश करने और अपनी तनख्वाह और अपना जीवन बढ़िया करने के लिए कर रहे थे। अब इन्होंने अपनी मालिकों को बदल लिया है। अब इनके मालिक हैं पॉलिटिकल क्लास के लोग या उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग। तो अब ये उसको खुश करने में लगे रहते हैं। तो ये खुश उसी हिसाब से करेंगे जो उनके मालिक इनसे चाहेंगे। नहीं तो ये वैसे कलाकार हैं जो मोदी को 2024 भी हरा रहे थे, मोदी को 2019 भी हरा रहे थे, उत्तर प्रदेश में योगी को 2022 हरा रहे थे, 17 में बीजेपी को यूपी में हरा रहे थे। ये लोग 2014 से नहीं, 2002 के बाद से मोदी को हराने में लगे हुए हैं और सिंगल एजेंडा है इनका। उसमें न ये पक्ष देखते, न विपक्ष देखते, न सही न गलत। इनकी नजर में चूंकि इनको ऐसा लगता है कि मोदी गलत है, तो ये अपने सिंगल एजेंडे पे लगे हुए हैं। ये हर जगह वही जाकर के करते हैं। तो कई जगह जैसे बंगाल में रिजल्ट आ गया तो कह रहे देखिए हमने कहा था कि बंगाल में बीबी जीत रही है। लेकिन कई जगह जब जनता इनके मुंह पर थप्पड़ लगा देती है तो वहां की रिपोर्ट भी ये नहीं जारी करते हैं। तो इस तरह के लोगों को क्या कहोगे भाई? ये लोग काम कर ही नहीं रहे। ये लोग पहले दिन से एजेंडे के साथ चल रहे हैं। इनको पता है कि इनको क्या दिखाना है, क्या छुपाना है। तो ऐसे लोगों से क्या? अरे भाई आप कह रहे हो इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा, इनसे ये पूछो कि घुसपैठिए क्या बने रहने चाहिए क्या देश में? नहीं, वो सवाल पूछते हैं फिर घुसपैठिए आए कैसे? सवाल ये है कि आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो आए कैसे? अरे घुसपैठिए कोई 2014 से पहले नहीं, बाद थोड़ी आ गए। 2017 की रिपोर्ट है किरण रिजिजू की राज्यसभा में। उससे पहले कांग्रेस सरकारों की रिपोर्ट है। शिव प्रकाश जायसवाल ने कहा हुआ है राज्यसभा में कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश के अलग अलग जगहों पर हैं। ये तो यूपीए सरकार गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। ममता बनर्जी लोकसभा में लड़ा करती थी बांग्लादेशियों के नाम पर। तो सवाल है कि तरह तरह की बातें लोग ऐसे ही करते हैं राहुल जी। बात यह है कि जिन लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की छवि 2024 के बाद कमजोर पड़ती चली गई, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के बाद उनको ये लगा कि मोदी फिर से अपने उभार पर, और यही चिंता उनको खाए जा रही है। दूसरा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो ये वाला ड्रामा आपको चल रहा है कि जी अब चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग ही पूरा मैनेज्ड है और वही मोदी को जिता रहा है। तो दर्शकों, वोटर अधिकार यात्रा तो अपनी समाप्ति की तरफ है, लेकिन सवाल है कि क्या ये आरोप ये कभी खत्म हो पाएंगे? क्या जो लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो माहौल बन पाएगा? और ये भी सवाल है कि इसी देश के राजनेता वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहां तक जायज है? और ये भी सवाल है दर्शकों कि देखिए ये सत्ता है, कभी आपके पास में है, कभी किसी और के पास में है। आज भी ऐसे कई राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकार है, जहां विपक्ष के गठबंधन की सरकार है। तो फिर वहां क्या हुआ था? वहां चुनाव कैसे जीता गया था? वहां किसने मेहनत करी थी? वहां वोटों की चोरी क्यों नहीं हुई थी? ये सवाल हैं, लोग ये पूछ रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।